वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ये ईवीएस पैडागोजी क्लास है और ये जो लास्ट प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फिर अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण संबंध मतलब पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। किसके अलावा पर्यावरण पढ़ाने की विधियाँ तीन हैं, है ना। और आपको जो नहीं है वो बतानी है। पहला सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा निर्देशित खोज, तीसरे व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने और चौथा समस्या समाधान। देखो, आप सहयोगात्मक अध्ययन भी करते हो अपने जो जो आपका जो पर्यावरण अध्ययन के है, ठीक है ना, ये विधि है। दूसरा निर्देशित खोज, बच्चों को आप निर्देश दोगे और वो खोज करेंगे। लेकिन जो तीसरी विधि आपकी व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करें, व्याख्यान द्वारा मतलब व्याख्यान का यूज़ आपके ईवीएस पैडागोजी में नहीं किया जाता, ठीक है ना, यदि हम बच्चों के प्राइमरी क्लास की बात की जाए तो। और जो आपका फोर्थ ऑप्शन है समस्या समाधान, ये भी आपकी एक विधि है, ठीक है ना, पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने की। तो जो नई वाला ऑप्शन वो आपका थर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्याख्या करता है। और पहला ऑप्शन है प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, ये तो देखो सही नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, ये भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। थर्ड ऑप्शन आपका विभिन्न भोज्य पदार्थों के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो भी इतना इफेक्टिव नहीं है आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो, जो रियल चीज़ है ना, जो प्रश्न पूछना, खोज, जांच पड़ताल, प्रयोगशीलता, ये ना अभी तक जो नज़र आनी चाहिए हमें, जिस मेथड से जो टीचर करा रहा है यहाँ पर, ये वो इसमें भी नज़र नहीं आई है। ना ही सेकंड ऑप्शन में नज़र आई है, ना ही थर्ड में। बच्चा आपका फोर्थ, तो देखते हैं क्या है। फोर्थ ऑप्शन आपका विद्यार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्रित करें। उपरोक्त चार गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ठीक है, ये आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कैंचो पेशियों सुख की सहायता से रेंगता है, जो कैंचो है पेशियों एवं सुख की सहायता से रेंगता है। दूसरा, मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। थर्ड है, मेंढक तैरता भी है और फुदकता भी है। और फोर्थ ऑप्शन आपका पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो गलत है, ठीक है। क्योंकि पौधों में जो प्रकाश जो संश्लेषण की जो प्रक्रिया है 24 घंटे नहीं होती, जब होती है जब सूर्य सामने होता है, मतलब सूर्य के प्रकाश से होती है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन ठीक है आपके। तो यहाँ पर ए बी सी वाला जो ऑप्शन है वो है सेकंड ऑप्शन, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन वो आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए, मतलब जो आपसे जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है ना, उनसे यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपरोक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस पर कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। अब कौन सा कौशल की आकलन की संभावना नहीं होगी आपको वो बताना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, यदि आपने पढ़ा होगा तो देखो, इससे चर्चा होगी, ठीक है ना, बच्चों और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके बीच। दूसरा, प्रश्न पूछना, वो प्रश्न पूछ ही रहे हैं क्योंकि टीचर ने बताया कि पौधों के बारे में, ठीक है। तीसरा, अभिव्यक्ति, वहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अपनी अभिव्यक्ति कर रहा है, ठीक है। प्रयोग, लेकिन यहाँ पर ना ही बच्चा ना ही जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो अभिव्यक्ति प्रयोग नहीं कर रहे हैं, दोनों में से कोई भी। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन जो नहीं वाला है वो फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप अपने कक्ष में ही डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप इस डैश हेतु आप, है ना, मतलब डैश नहीं, इस हेतु आप क्या करोगे, मतलब आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन है सभी छात्रों को अलग अलग बैठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे, अलग अलग बैठा कर नहीं कहोगे आप, ठीक है। दूसरा, छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे, आप ऐसा भी करने के लिए नहीं कहोगे। थर्ड ऑप्शन है एक एक करके सभी छात्रों के जो विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे, कि हर बच्चा ये बताए कि उनके विचार क्या है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन, सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने को कहेंगे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये फोर्थ भी नहीं है आपका, थर्ड भी नहीं है, ठीक है। छात्रों को कुछ समूह में बांटकर सभी को इस विषय पर वॉलपेपर तैयार करने को कहेंगे। यहाँ पर देखो, जो सबसे सही बैठ रहा है ना, जो इन और सब के कंपेरिजन में, वो आपका सेकंड ऑप्शन बैठ रहा है सही, और सब आपके गलत ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि फोर्थ भी आपका गलत है कि मैं अक्षर ढूंढ के लिखा हो।
एक एक करके सभी बच्चों से विचार पूछोगे, ये भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। जो परियोजना कार्य है वो समूह में होता है, तो इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक होने के नाते आप निम्नलिखित में ऐसा कौन सा कार्य करना पसंद नहीं करेंगे। अब आप एनवायरमेंटल स्टडीज़ के टीचर हो और आप ऐसा क्या कार्य करना नहीं करोगे पसंद, ठीक है ना, आपको वो बताना। पहला ऑप्शन है विद्यालय परिसर की स्वच्छता के लिए यथासंभव प्रयास करते हुए आवश्यक पड़ने पर स्वयं भी इसमें सहयोग करना, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, तो आप ऐसा करोगे, ठीक है। दूसरा, विद्यालय में होने वाले समारोह के लिए खुली जगह की आवश्यकता को देखते हुए विद्यालय के उद्यान के पेड़ पौधों की कटाई करना। देखो, आप पेड़ पौधों को नहीं काटोगे, ठीक है ना, तो जो नहीं वाला ऑप्शन है वो आपका सेकंड है। आप टीचर, यदि आप यही काम करोगे तो बच्चों में भी कैसी मेंटेलिटी क्रिएट होगी, मतलब बच्चे की जो आपको लेकर है, जो आपको आइडल मानते हैं बच्चे, वो इस चीज़ को सही मानेंगे, ठीक है, जो कि गलत है। तो ऐसा आपको नहीं करना। थर्ड ऑप्शन है पर्यावरण जागरूकता के लिए समय समय पर विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में बच्चों को सम्मिलित करना। जो आप पर्यावरण से जो जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हो उसमें बच्चों का होना जरूरी है, ठीक है ना, उनका पार्टिसिपेशन। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बालकों की शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देते हुए रहना, जो कि उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। ये देखना कि कोई बच्चा समय समय पर चेक करना कि कोई बच्चा, या क्लास में बहुत से बच्चे हैं, कोई बच्चा जो भी है वो गंदा तो नहीं होकर आ रहा है ना, धूल मिट्टी में कपड़े तो नहीं हो रहे उसके, है ना, कपड़े साफ तो हैं, कम से कम नाखून कटे होने चाहिए, है ना, नहा के आ रहा है नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी जो ध्यान रखनी है। तो फोर्थ ऑप्शन भी आप करोगे, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में व्याख्यान के प्रयोग की क्या एक प्रमुख समस्या है। व्याख्यान के प्रयोग की क्या सबसे बड़ी समस्या है, या फिर इनमें से कौन सी एक समस्या है। अधिक खर्चीले व्याख्यान, देखो अधिक खर्चीला तो नहीं है व्याख्यान, ठीक है ना, कि मुँह से बोलना है, आपके लिए खर्चीली कहाँ से होगी। दूसरा, अध्यापक का कार्य आसान बनाती है, ये ठीक है। तीसरा, व्यक्तिगत अभिभिन्नता को नकारती है, बिल्कुल ठीक। व्यक्तिगत विभिन्नता को नकारती है, मतलब जो समस्या है वो बतानी है, और वो जो समस्या है वो है थर्ड ऑप्शन आपका। और फोर्थ ऑप्शन भी आपका समस्या नहीं है, ठीक है ना, ये समस्या आपकी नहीं है, तो नहीं वाले पर क्रॉस कर देते हैं। और जो समस्या है वो आपका थर्ड ऑप्शन है। क्योंकि व्याख्यान विधि से सिर्फ उन बच्चों को लाभ होगा जो सुनकर चीज़ों को, है ना, अडेप्ट कर लेते हैं, जो नॉलेज है टीचर जो दे रहा है। लेकिन जो बच्चे वेरियस मेथड से सीखते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है ये मेथड, ठीक है। क्योंकि कोई बच्चा किसी अलग तरीके से सीखता है, जैसे चीज़ों को देख कर, है ना, चार्ट पर टीचर ब्लैक बोर्ड पर बना रहा है कुछ चीज़, कोई बच्चा चार्ट पेपर देख कर सीखता है, कोई मॉडल से देख कर सीखता है, ठीक है ना, कुछ रियल एनवायरनमेंट में जाकर, है ना, भ्रमण करके कि जो हमने किताब में पढ़ी उस चीज़ को हम बाहर जाकर खुद देखें अपनी आंखों से, तब कोई बच्चा इस तरीके से ज़्यादा समझता। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नता है, पढ़ने की शैली है, बच्चों में अलग अलग तरीके से सीखते हैं, तो वही यहाँ पर शो हो रही है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है इसको नकार देती है कि से बच्चे एक तरीके से सीख रहे हैं और टीचर व्याख्यान कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं, यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। गलत। देखो, जो सही होना चाहिए, ठीक है ना, तो सही नहीं है, तो पहले दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं, थर्ड ऑप्शन है सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है, बिल्कुल ठीक। और चौथा, ये सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी भारतीय परिवार ही इस तरह के हों भाई, फॉरेनर में भी तो लोग रहते हैं ना, वहाँ पर जो फॉरेनर्स होते हैं उनके परिवार क्या होता है ऐसे हों। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा कि सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। एक आदर्श परिवार ऐसा ही होता है जिसमें पेरेंट्स होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन वो ठीक था उस क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये पहला जो क्वेश्चन है वो है, प्रथम पीढ़ी के अधिगमकर्ता के अभिभावक, शिक्षक अभिभावक संघ, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, है ना, या पेरेंट टीचर असेंबली, जो भी आप बोलते थे, हम तो पेरेंट टीचर मीटिंग बोलते थे। मैं अपने बच्चों की शैक्षिक समस्याओं से निपटने में अपनी अयोग्यता को अभिव्यक्त करते हैं, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे, ठीक है ना। मतलब जो जो अपने घर के पहले वो व्यक्ति हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं ना, मतलब पेरेंट्स ने उनकी जो शिक्षा नहीं दी, और उनके जो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बता रहे हैं कि हम बच्चे की मदद नहीं कर पा रहे टीचिंग में, पढ़ाई में, मतलब, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब एक टीचर होने के रूप में आप क्या करोगे, आपको ये बताना है, ठीक है, कि हमारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम निपटारा नहीं कर पा रहे एजुकेशन से जो रिलेटेड है। तो अब आप एक शिक्षक हो तो आप क्या करोगे, आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है उन्हें प्रौढ़ शिक्षा के लिए स्थापित केंद्रों में जाने के लिए कहेंगे, कि यदि आपने नहीं पढ़ा तो जो अब आप हैं अब पढ़ सकते हैं। आप
अब आप अपनी शिक्षा पूरी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब ऐसा कहना सही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास समय की कमी होगी, ठीक है। और कोई व्यक्ति कितना समय निकाल लेगा, अपने अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपनी कमाई देखेगा, अपना घर का काम देखेगा, या फिर वो पढ़ने के लिए बाहर जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन है उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे। थर्ड ऑप्शन ये उन्हें यह बताते हुए तसल्ली देंगे कि अपने बच्चे के विषय में उनका ज्ञान उन बच्चों से व्यवहार करने में सहायता करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और फोर्थ ऑप्शन है उन्हें घर पर विभिन्न प्रकार की अधिगम सामग्रियों से समृद्ध वातावरण उपलब्ध करने के लिए कहेंगे। तो एक टीचर होने के नाते आप क्या करोगे, बच्चे उन्हें अपने बच्चे द्वारा घर पर पढ़ाई पर दिए जाने वाले समय को ध्यानपूर्वक देखने के लिए कहेंगे कि आप ये देखो कि आपका बच्चा कितने टाइम तक पढ़ रहा है, मतलब घर पे जो स्कूल के अलावा जो टाइम मिला है उसे घर पे जो टाइम है उसमें कितना टाइम अप्रोप्रिएट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा, ठीक है ना। इस तरीके से इतना तो आप कर ही सकते हैं। जब आप ध्यान लगाओगे कि हमारा बच्चा इतने टाइम तक बैठ रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा सोचेगा यार घर वाले तो उठने नहीं दे रहे, क्यों ना पढ़ ही लिया जाए, ठीक है ना। वो टाइम एक दो बार तो नखरे करेगा कि चलो ठीक है टाइम, कि घर वालों को थोड़ा पागल बना देना, ठीक है ना, कि घर वाले तो पढ़े लिखे नहीं है, एक दो घंटे बिता लेगा, 3 दिन बिता लेगा, 4 दिन, लेकिन ये टाइम ऐसा आएगा कि वो जो बच्चा है वो पढ़ने लगेगा, ठीक है, कि डेली डेली कब तक टाइम पास करेगा कुछ ना कुछ काम करने में, सिर्फ किताब को देखने में, पेज पलटने में, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और जो सही से सुमेलित नहीं है वो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, 14 से 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें 2600 कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए, वो सही से मिला हुआ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा 5 का अमीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता, मतलब वो अपना जो होमवर्क है वो सबमिट नहीं करता टीचर को टाइम पर कराता, ठीक है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। अब टीचर ऐसा क्या करे जिससे बच्चा, ठीक है, सुधर जाए, आप या जो टाइम पर है जो अपना काम सबमिट कराए। तो आप क्या करोगे एक टीचर होने के नाते, इस बात के विषय में प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। भाई तुमने उसे सूचित कर दिया तो तुम्हारा काम ही क्या रहा, हर चीज़ वो थोड़ी देखेंगे। थोड़ा सेकंड ऑप्शन आपका, उसे खेलकूद की कक्षा में जाने से रोके। थर्ड ऑप्शन है आपका, नियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना। और फोर्थ है, उसकी अनियमितता के विषय में अभिभावकों के लिए एक नोट, देखो ना ही नोट लिखोगे ना ही उसे खेलने जाने से रोकोगे। आप ये देखोगे कि ऐसा क्या रीज़न है, पता करने की कोशिश करोगे, चाहे आप कैसे पता करो, दोस्तों से पता करो, उसके घर वालों से पता करो, उसका खुद आप ऑब्जर्वेशन करो, है ना। कैसे भी करके आपको ये पता करना है कि वो ये ऐसा क्यों कर रहा है, रीज़न क्या है, ठीक है। जब आप रीज़न पता कर लोगे तो आप फिर आप उसे परामर्श दोगे कि बेटा तू टाइम टेबल बना अपना, ठीक है, इतने टाइम जा, इतना खेल, इतना कूद, या फिर जो भी काम है उसको थोड़ा, उस काम को थोड़ा बाद में कर लियो, या फिर बाद में क्या उसका एक टाइम टेबल बना ले। इस तरीके से मतलब आपको यदि कारण पता चल गया कि गलती बच्चा क्यों कर रहा है, बच्चा क्यों काम सबमिट देर से कराता है, तो आप उसका सोल्यूशन बच्चे को दे दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कक्षा में पढ़ने वाले छात्र विभिन्न पृष्ठभूमि वाले होते हैं, ठीक है, जिनमें आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप से भिन्नता के साथ साथ उनके शारीरिक तथा मानसिक विकास में भी विभिन्नता होती है। देखो अब विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं तो वो हर प्रकार से अलग होंगे, वो आर्थिक रूप से भी अलग होंगे, है ना, सामाजिक रूप से भी, पारिवारिक रूप से, क्योंकि परिवार में किसी के 2 बहन भाई हैं, किसी के 4 हैं, तो सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बच्चे आर्थिक रूप से भिन्न है, पारिवारिक रूप से भिन्न है, सामाजिक रूप से भी भिन्न है ना। इसी साथ ये जब बच्चे इन तीनों से भिन्न है, ठीक है ना, तीनों यानी किसी एक में यदि बच्चा भिन्न होता है तो उसका इफेक्ट दोनों पे पड़ता है और तीनों चारों पे पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, यदि घर में, परिवार में यदि सदस्यों की संख्या 2 बच्चों के सेम है तो उनका आर्थिक स्तर अलग होगा, है ना, सामाजिक स्तर अलग होगा, तो ये चीज़ें भी मायने करती हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये आर्थिक स्तर और सामाजिक स्तर अलग है तो उनका शारीरिक स्तर भी अलग होगा और मानसिक स्तर भी अलग होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक चीज़ में चेंजेस आने की वजह से और जो इफेक्ट, जो डोमेन है उन पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो उपरोक्त कथन में से निम्न में से किस तथ्य की ओर इशारा करता है, विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्र शिक्षण कार्य को सुगम बनाने में सहायक हैं, ठीक है। दूसरा, शिक्षण कार्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन यह है, शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, यह है शिक्षण कार्य में आने वाली एक प्रमुख समस्या है, ये ठीक होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब जो कथन सत्य है आपको बताना। पहला, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। या फिर जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया है। उपरोक्त सभी, या तो सभी सही है, या सिर्फ पहला सही है या फिर दूसरा सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत कहाँ उपलब्ध कराना चाहिए? पाठ के अंत में, इकाई के अंत में, प्रकरणों में अंतर्निहित होनी चाहिए, मतलब प्रकरणों के अंदर बीच बीच में, ठीक है। या फिर आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। तो पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर तो नहीं होगा। प्रकरणों में अंतर्निहित होनी चाहिए, अंतर्निहित मतलब प्रकरणों के अंदर होनी चाहिए, बीच बीच में कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। और जो फाइनल क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है, सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है? अब आपको पता होगा, आपका परिवार ही है प्रारंभिक पाठशाला, जिसमें आप सबसे पहले इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे से, अपने पेरेंट्स से करते हो, भाई बहन से करते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप परिवार की ओर से सदस्यों से करते हो। उसके बाद फिर बच्चा आस पड़ोस में आता है, आस पड़ोस के बाद फिर वो स्कूल जाने लगता है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका प्राथमिक पाठशाला वो आपकी है विद्यालय है। तो आज एक बार फिर हमने आपके जो ईवीएस पेडागोजी उनके 10 से 15 क्वेश्चन करें हैं। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसी के साथ मैं इस चैनल पर आपके ईवीएस पेडागोजी के साथ साथ आपकी हिंदी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी और आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको जो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वीडियोस मिलेंगी वो मिलेंगी पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।